आज सुनिए कोहबर की शर्त का आखिरी भाग। फागुन लग गया था। 10 दिन जाते जाते बैदजी फिर आए। गुंजा को 2-4 दिन के लिए चौबे छपरा ले जाने की चंदन से विनय करने लगे। गुंजा पास ही में धरती पे बैठी हुई थी। बैदजी ने चंदन से फिर पूछा, क्या कहते हो चंदन? देखिए बैदजी, हमने तो आज तक एक बार भी मना नहीं किया। मैंने तो बीच में भी इनसे 2-3 बार कहा कि जाओ चौबे छपरा एक बार हो आओ, महतारी देखने को छछनती होंगी, लेकिन इनके गुमसुम चेहरे के आगे अब मेरी एक भी नहीं चलती। अब आप आ ही गए हैं तो अधिक नहीं 10 दिन के लिए इनको लेते ही जाइए, पर इससे आगे न रखिएगा, नहीं तो फगुआ बीता की कटाई शुरू हुई और आप जानते ही हैं कि अब सारा भार इसी देह पर है। मैं खेत देखूंगा कि रोटी पानी। बैदजी प्रसन्न हो गए। चंदन ने गांव की असबारी ठीक कर दी। गुंजा रामू को लेकर चौबे छपरा चली गई। चंदन नितांत अकेला हो गया। दिन में बगल की चाची के घर खा लेता, रात में द्वार पर ही कभी लिट्टी लगा लेता, कभी फुटेहरी, कभी भरपेट दूध ही पीकर रह जाता। उसकी जरूरत से बहुत अधिक दूध दोनों जून बच जाता था। कभी किसी के घर दे आता, कभी पचीसा ले जाता। घर में ताला बंद कर दिया तो फिर गया ही नहीं। रामू और गुंजा के चले जाने के बाद सूनापन तो जरूर लगने लगा, लेकिन चंदन को यह सूनापन कुछ अच्छा भी लगा। शांत निश्चिंत होकर वह द्वार पे पड़ा रहता। अब सांझ सवेरे जानवरों को खिलाने पिलाने में बीत जाता, बाकी समय में फुर्सत और अकेलापन। इस अकेलेपन में मन को उबाने वाली उदासी न होती, बल्कि उसे सोचने समझने का एक हल्का सा सुख मिलता, विरक्तता का सुख। चंदन के मन में नए सिरे से कुछ भरने लगा। यह मोह माया कुछ नहीं है, ब्याह शादी का झंझट सब बेकार है। जो आश्रित हैं बस उन्हें पार लगा दो। घर गृहस्थी बढ़ाना एकदम व्यर्थ है। चंदन ने निश्चय किया कि वह अपना ब्याह नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं। गुंजा को गए 10 दिन हो गए थे, किंतु चौबे छपरा से कोई हालचाल नहीं मिला। 5 दिन और फिर भी कोई समाचार नहीं आया तो चंदन सगबगाया। फगुनाहट बहने लगी थी। दिल में कुछ उदासी और रूखापन आने लगा था। खेत पियराकर पकने लगे थे। कसकर फगुनाहट बही कि खेत में डाढ़ सूखकर झंझना गए और कटनी शुरू हुई। चंदन रोज अपने खेत देख आता कि कौन पहले काटने लायक होगा। फगुआ 10 दिन रह गया तो चंदन ने वैद्य जी के नाम एक चिट्ठी लिखी और पचीसा के हाथ भिजवा दी। सांझ को वैद्य जी गुंजा और रामू को लेकर आ गए। गुंजा दुबरा गई थी। 15-20 दिन में ही यह हालत, आखिर बात क्या है? चंदन ने गुंजा से पूछा। बात मैं क्या बताऊं, 2 बार बीमार पड़ गई। हुआ क्या था? पहली बार तो बुखार लगा था, 3-4 दिन तक उसी में डूबी रही। फिर एक दिन चक्कर आ गया और आंगन में बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर 2-3 दिन तक खटिया पर से उठा ही नहीं गया। देह का सारा बल ही जैसे किसी ने हड़ लिया। अभी तो बाबू भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी गई तो ना ही न कर सके। मैं तो चिंता में सूखी जा रही थी कि तुम क्या सोचते होगे, खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, लेकिन देह के आगे मैं तो बेबस हो गई थी। खाना पीना तो चल ही जाता था। पहले 2-4 दिन तक तो अकेले रहना अच्छा लगा, लेकिन बाद में मन ही उचट गया। रामू भी चला गया था, सो अपना तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता था। घड़ी 2 घड़ी के लिए भी चौबे छपरा एक बार क्यों नहीं आ गए? मेरा मन नहीं लगता था। आ गए होते तो मैं भी चली आती। चौबे छपरा में मेरा अब क्या धरा है? चंदन ने एक लंबी सांस खींची। वहां जाने को अब मन नहीं करता। संबंध तो ऐसा हो गया है चौबे छपरा से कि जीवन भर आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चौबे छपरा में चोरी करते हुए मैं पकड़ लिया गया। खैर हटाओ, इन बातों में क्या है। गुंजा चंदन को अपलक ताकती रही। चंदन ने बात ही मोड़ दी। गांव में कटिया करने वाले बनिहार आने लगे हैं, खेत पक चले हैं, फगुआ के बाद ठहरेंगे नहीं। कटाई लगन ही जानी चाहिए। कहो तो बनिहार को बैना दे दूं। ये सब मुझसे पूछ के क्या होगा? तो किससे पूछूं? अब कौन रह गया है? जब कोई था तब भी मलिकार तुम ही थे। मुझसे पूछना हो तो इस घर के बारे में पूछा करो। खेती के बारे में मैं क्या जानती हूँ? लेकिन बनिहार आने लगे हैं और कहते हो कि फगुआ के बाद खेत ठहरेंगे नहीं, तब तो बनिहारों को बायना देकर छेंक लेना ही ठीक होगा। चंदन ने 15 बनिहारों को बायना दे दिया। फगुआ आ गया, लेकिन इस वर्ष किसी ने भी रंग नहीं खेला। बलिहार ने होली नहीं मनाई। इस महामारी ने सबके मन का उत्साह ही हर लिया था।
होली बीती, चंदन खेतों की कटाई में जुटा, बनिहारों के दल गांव की सरेह में जुट गए। खलिहानों में अनाज के बोझ टलियाए जाने लगे। अंजोरिया रात में बनिहार लगभग रात भर काटते रहते। चंदन के साथ पचीसा और उसका परिवार था। चंदन ने पचीसा को एक बार मना भी किया था कि साथ में खुद रहे, बाला और उसकी महतारी को कटाई में न लाए, लेकिन वह माना नहीं। बोला, खाने भर को अनाज मुझे मिलने लगा चंदन, तो हम बदल नहीं गए। हम अब भी तुम्हारे लिए वैसे ही हैं। तुम्हारा जो उपकार हम पर है वह इस जिंदगी में नहीं भूल सकता। हम अब भी तो बनिहार हैं, तुम्हारे खेत में काम करेंगे, मजूरी लेंगे। चंदन चुप रह गया। 10-15 दिन में कटाई समाप्त हो गई। खलिहान में बोझे गज गए। दिन को धूप में मजे की गर्मी आ गई। थोड़े दिनों तक तो बोझों को सूखने दिया गया। फिर दंवरी के लिए चंदन ने गेहूं के बोझों को खुलवाया। चैत बीत रहा था, लोग दंवरी कर रहे थे। गेहूं की दंवरी में ही चंदन को 15 दिन लग गए। खलिहान में गेहूं भूसे के बड़े बड़े 2 टाल लग गए, फिर चना और तब सरसों की दंवरी हुई। बैसाख की गर्मी और ऊपर से पछुआ, दंवरी में डांड खूब टूटने लगे। बैसाख बीतते बीतते चंदन की दंवरी और सावन समाप्त हो गई। खलिहान में से अनाज घर ढोया जाने लगा। घर में खड़े हुए अनाज के कोठले और दीवार के सहारे रखे हुए बड़े बड़े मिट्टी के कूड़े जब अनाज से भर गए तो चंदन ने गुंजा से पूछा, साल भर के खर्च से अधिक के लिए तो अनाज घर में आ गया, अब बाकी का क्या करूं? खलिहान में अभी कितना अनाज है? तौल का अंदाज तो हमें नहीं है, लेकिन जितना गेहूं घर के लिए आया है उससे 7-8 गुना जरूर होगा। 4 हिस्सा जौ होगा। पचीसा कह रहा था कि 20 मन चना होगा, 10 मन अरहर और लगभग 30 मन सरसों, बाकी और अनाज। सबके आंगन में गाड़ गड़ता है चंदन, देख के साध लगती है। हमारा आंगन सूना लगता है, कहो तो गाड़ गड़वा दूं। हाँ, खलिहान का आधा अनाज गाड़ में डलवा दो, बाकी बेच दो। लेकिन इतना अनाज होगा क्या? यह भी पूछने की चीज है। घर में परोजन पड़ेंगे, तुम्हारा ब्याह होगा, खाने वाले मुंह बढ़ेंगे। तुम भी सपने देखने लगी? चंदन कुछ हंसकर बोला, आंगन में गाड़ की तुम्हारी साध है तो पूरी हो जाएगी, बाकी तो मन का मोदक फोड़ना है। चंदन बाहर निकल आया। साइज देखकर 2-4 रोज के भीतर आंगन में गाड़ गड़ गया। कुंजा का मन हुलस गया। बाकी अनाज खलिहान से ही चंदन ने बेच दिया। खलिहान से अनाज उठ गया। साल भर माल गोरुओं के खाने लायक खोप में भूसा भर गया। तब जाकर चंदन ने चैन की सांस ली। पचीसा को उसकी मजदूरी से 2 मन अधिक अनाज चंदन ने दे दिया, सो वह जुड़ गया था। जेठ की लू और तपन बढ़ने लगी थी। खा पी कर लोग अपनी अपनी पलानी में घुसते तो सांझ को ही निकलते। दिन भर पलानियों में ताश जमता। शादी ब्याह के देखनहरू घूमने लगे। लोग चंदन के लिए मंडराने लगे। वैद्य जी भी 2-1 लोगों के साथ आकर चंदन को दिखा गए थे। गुंजा से चंदन के ब्याह के बारे में बात भी चलाई थी, लेकिन गुंजा ने अभी तक चंदन से कुछ नहीं कहा था। दिन में खाना खाने आया तो खाना परसकर आगे बैठ पंखा झलती हुई गुंजा ने धीमे से कहा, अब आगे क्या होगा चंदन? चंदन ने कौर चबाते हुए गुंजा की ओर देखा। क्या करूं? आगे की कुछ सोचते हो? आगे की भगवान सोचता है, यह मेरे जिम्मे नहीं है गुंजा। जो होना है वह तो आगे आता ही जा रहा है। लेकिन अपना धर्म, धर्म उपदेश की सूझने लगी। धर्म उपदेश नहीं, लोक लाज की बात कहती हूँ चंदन। लोग तुमसे क्या कहता है? आज नहीं कहता तो कल कहेगा ही। घर की परंपरा तो चलानी ही है, इसमें कोई रोक टोक तो आई नहीं। घर चल ही रहा है, लेकिन इस तरह से हम और तुम कब तक रहेंगे? गुंजा ने फिर धीमे से कहा, मेरे फेर में तुम इतना क्यों पड़ती हो? तो किसके फेर में पड़ूं चंदन? मेरा अपना कौन है? अब मैं किसका मुंह देखूं? किससे सुख दुख की बात कहूं? तो चाहती क्या हो, खुल के कहो। मेरी ही चाह की बात नहीं है चंदन। चाह तो मेरी भगवान ने कभी पूरी की ही नहीं। मैं तो कहती थी कि मेरे नसीब में भगवान ने सुख ही नहीं दिया, तो मेरे कारण तुम क्यों दुख भोगो? चंदन भोजन कर चुका था। हाथ धोकर बगल में थाली सरकाकर गमछे से हाथ पोंछ दीवार से पीठ टेक बोला, अगर तुमसे मेरा ब्याह हुआ होता तो भी तुम मेरी आंख के सामने इसी घर में रहती। सो है ही, अब और क्या चाहती हो? इतना ही सब कुछ नहीं है चंदन, इसके बाद के लिए हम तुम नहीं रहे। देह की भूख प्यास भी तो होती है। मेरे लिए भगवान ने पग 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 खड़े खोद दिए हैं। अब तुम मुझे नहीं बचाओगे तो खड़े होने के लिए मुझे बराबर धरती कहाँ मिलेगी? मुझे तो जैसा रखोगे रहूंगी, लेकिन हम तुम दोनों से बड़ा है यह कुल, उसकी लाज है, वंश की परंपरा है। अब तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। हम तो हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हैं, यदि उस बीच भी हम चूक गए तो फिर तो यह सब कुछ उजड़ जाएगा। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा तो गुंजा बोली, मेरा मुंह न देखो चंदन, आगे की राह निकालो। चंदन के राह निकालने से यदि कभी कुछ हो सका होता
तो आज यह सब कुछ न हुआ होता। अब तो जो कुछ भी होगा उसे सिर माथे पर ओढ़ने के लिए तैयार बैठा हूँ गुंजा। ऐसा कह देने से अब मुझे शरण कहाँ मिलेगी? शरण तुम्हें वही देगा जिसने यह सब कुछ किया है, मगर सहारा तो तुम्हारा ही है। शुरू से अब तक तुम्हारा ही मुंह देख के मन को ढाढ़स देती रही हूँ। लेकिन बाबू कभी कभी कहते हैं कि जो दवा कभी प्राण बचाती है वह कभी प्राण घातक भी हो जाती है। यह ठीक कह रही हो गुंजा। मैंने भी कभी किसी को सुख नहीं दिया है, लेकिन क्या करूं, भगवान ने मेरा आगछ ही ऐसा बना दिया है कि जिस बिरवे पर भी नजर पड़ी वही सूख गया, मुरझा गया। जन्म लिया तो महतारी बाप चले गए, पालने पोसने वाले भैया चले गए, दुलारने संवारने वाली भौजी भी चली गई। कल तक जिसका भरोसा था आज उसी के लिए घातक बन गया। पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। बात समाप्त कर चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। इसमें रोने की बात क्या है? हो या न हो, लेकिन मेरे भाग में घुट घुट के ही मरना लिखा है, तो उसे तुम कहाँ तक रोकोगे? जिस घर को तुमने संवारा बनाया है, चाहते हो तुम्हारे ही सामने उजड़ के उसमें आग भी लग जाए तो लगे। घर तुम्हारा है, तुम घर के मालिक हो। लेकिन एक बात सुनो चंदन, अपने कोहबर की रात में होश में थी, तब दीपा सत्ती की कथा भी रह रह के याद आया करती थी, और सोना में पानी भरा था। लेकिन मैं सब कुछ सह गई तुम्हारी आस पे, और आज तक यही सोचती रही हूँ कि तुम्हारे ही सहारे जैसे तैसे दिन कट जाएंगे, घाव में इतनी व्यथा नहीं होगी। लेकिन क्या? लेकिन अब तो तुम भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। तुमने क्या कहा जिसे मैंने नहीं सुना? अपनी ही ओर से नहीं कहती, औरों की ओर से भी कहती हूँ। 2 बार बाबू आए, दोनों बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ब्याह की बात चलाऊं। मेरा ब्याह? चंदन कुछ चौंक कर बोला, हाँ तुम्हारा ही। और तुम अगुवाई करोगी? यह भी हो सकता है। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। अभी खिलवाड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा है, मेरे दुख से तुम्हें संतोष नहीं हुआ? अगर यह खिलवाड़ है चंदन तो ठीक है, तुम्हारे जो मन में आए करो। तुम्हारी राह रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो अपने जीने की राह बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें दूसरे ढंग से सुख मिलता है तो वही करो। मुझे तो अब भी दीपा सती की कथा भूली नहीं है। सोना में बाढ़ फिर से आएगी। और गुंजा की आंखें एकाएक मूंद गई। वह दीवार के सहारे टिक गई, दांत बैठ गए। जब धरती पर गिरने लगी तो चंदन की निगाह पड़ी। लपक कर गुंजा की गर्दन और पैर के नीचे हाथ लगा। चंदन ने उठा लिया और बगल की चारपाई पर सुलाकर मुंह पर पानी के छींटे देते हुए उसने गुंजा की नाक दबा दी। थोड़ी देर में गुंजा ने आंखें खोल दी। चंदन सिन्हारे बैठ पंखा से हवा कर रहा था। हाथ उठाकर गुंजा ने मना किया, किंतु चंदन ने गुंजा को करवट लिटा लिया और पंखा हाँकता रहा। गुंजा का चेहरा एकदम पीला हो गया था, आंखों के नीचे स्याही सी भर आई थी। लगभग आधे घंटे बाद वह बैठ सकी। तो चंदन, मुझे इस घर में नहीं रखोगे? अपना ब्याह नहीं करोगे? मेरे ब्याह करने न करने से तुम्हारे यहाँ रहने में क्या अंतर पड़ता है? बिना तुम्हारी दुल्हन के तुम्हारे साथ मुझे अकेला कौन रहने देगा? और दूसरा, ऐसा कौन सा ठौर है जहाँ तुम्हारे बिना मैं जी सकती हूँ? गुंजा की आंख फिर भर गई। बोलो ना चंदन, मेरे लिए क्या कहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना है गुंजा। मरे की देह पर जैसे 2 मन वैसे 4 मन। लेकिन भैया की बरखी भी अभी नहीं हुई है और तुमने ब्याह की बात उठा दी। मैंने नहीं, बाबू जब आते हैं और यही पूछते हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ? अब उन्हें जवाब दे दूँ? लेकिन एक बात सुनो गुंजा, तुम्हारे गांव में ब्याह नहीं करूँगा। क्यों? हर बात में सवाल न किया करो। अगर मेरा ब्याह होना है तो दूसरे गांव में ही होगा। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि चौबे छपरा में तुम्हारा ब्याह हो। ब्याह होगा इतना ही मैं बाबू से कहूँगी। जैसे सागर की लहर आए और तीर पर का सभी कुछ बहा ले जाए। खेलने वाले बच्चे तीर पर छूटे हुए शंख और सीपियाँ ही बटोरकर संतोष करे। कुंजा को भी कुछ वैसा ही लगा। नए सिरे से उसने जिंदगी शुरू की। चले गए का मन में जितना दुख था, बचे हुए का उतना ही बड़ा आसरा था। कुंजा इसी आधार पे अटक गई। बिखरे मन को समेटना शुरू कर दिया। मन तो सिमटा लेकिन देह को बटोर न सकी। तन की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। महीने में 3-4 दिन न नहा सकने की जगह 8-8 दिन तक वह नहा न पाती। इन 8 दिनों में देह से जरूरत से अधिक रक्त निकल जाता। कमजोरी बढ़ी तो बेहोशी के दौरे भी बढ़ने लगे। चंदन नई मुसीबत में पड़ा। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे आकर गुंजा को देख जाते, दवा दे जाते। आने जाने की परेशानी से बचने के लिए वैद्य जी ने गुंजा को चौबे छपरा ही चलने को कहा, लेकिन गुंजा ने अस्वीकार कर दिया। दवा से अच्छा होना है तो यहाँ रहकर भी अच्छा हुआ जा सकता है।
आषाढ़ लग गया था। पानी एक दो बार बरस गया तो लोग हल बल लेकर खेत जोतने को दौड़े। चंदन सुस्त रहा। समूहित नहीं करोगे क्या? गुंजा ने चंदन से पूछा। नहीं, अभी तो मन नहीं करता। इस साल बाढ़ आने की पारी है। भदई बोने से कोई लाभ न होगा। पहले ही खराब सोचोगे तो कैसा होगा? जो मेरा मन कहता है वही मैं करता हूँ गुंजा। मन के खिलाफ जब भी किया है भोगना पड़ा है। गुंजा चुप लगा गई। आषाढ़ बीतते बीतते गुंजा ने चारपाई पकड़ ली। चंदन का एक पैर खंड में दूसरा घर में रहने लगा। कब गुंजा बेहोश हो जाए अंदाजा नहीं लग पाता। जब वो बाहर जाता तो रामू को घर में बिठा जाता। रामू को भी उसने नाक दबाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने का तरकीब सिखा दिया था। घर में खाना बनाना, खंड में बैलों की देख रेख करना, फिर गुंजा को संभालना, समय से दवाई देना, चंदन के सिर पर यह सब एक साथ ही आ पड़ा। वैद्य जी की दवा से विशेष लाभ न हुआ तो चंदन ने दूसरे वैद्य को बुलाया। बुलाया क्या, वैद्य जी स्वयं ही ले आए। किंतु हालत में बहुत सुधार न हुआ। चारपाई पे बैठने या उठने के लिए चंदन को ही सहारा देना पड़ता। घर का सारा उत्साह थम गया। कोने कोने में जैसे सूनापन भरने लगा। चंदन के मुंह पर एक नई उदासी छाने लगी, अजीब सी, करुणा सी, बड़ी उदासी। भैंस बिसुक गई। सेवा न होने से कुसारी हो रही थी। चंदन ने गुंजा को बिना बताए ही भैंस को बेच दिया। केवल गाय लगती थी जिससे घर का काम किसी तरह चल जाता था। द्वार पर के कामों को जल्दी से निपटाकर चंदन घर आ जाता। कमजोर होने से गुंजा चिड़चिड़ी हो गई थी। तनिक सी देर में मुंह फुला लेती या रोने लगती। चंदन को उसे मनाने और चुप कराने में परेशानी होने लगती। किंतु चंदन गुंजा की सेवा में तनिक भी थका नहीं। नियम से गुंजा को भोर में उठाता, तत्वन करा कुल्ला कराता, दवाई पिलाता, बिस्तर झाड़ता, दूध देता, वैद्य जी के बताए अनुसार भोजन देता। गुंजा की सेवा में चंदन तन्मय हो गया। जैसे सेवा करने की मन की कोई पुरानी साध पूरी करने लगा। और गुंजा थी जो बैसाखी नदी की भांति धीरे धीरे कम होने लगी। चेहरे की आभा बिलाने लगी। भरा हुआ गाल मुंह दबने लगा। कनपट्टी दोनों ओर से दब गई। गाल की हड्डियां उभर आई। देह खाट पर जैसे सट गई। बहुत दिनों से बालों में कंघी नहीं हो पाई थी, इसलिए सिर में खुजली मच रही थी। पहले चारपाई पे बैठकर ही वह कंघी कर लेती, पर अब देह में उतना भी बल नहीं रहा तो वह लाचार हो गई। सिर की चुनचुनाहट जब अधिक बढ़ गई तो उसने चंदन से कंघी मांगी। कंघी तो हाथ में पकड़ ली, किंतु बाहों में इतनी शक्ति न थी कि कंघी से बालों को खींच सके। हारकर कंघी सिरहाने रख दी। चंदन ने कंघी ले ली और सिरहाने पीढ़े पर बैठकर गुंजा के बालों में हाथ लगाया। अब ये भी करोगे? गुंजा की आंख भर आई। जितना इस भाग्य में लिखा है उतना तो करना ही पड़ेगा गुंजा। अच्छा तो ये होता चंदन की कैंची से इन बालों को काट ही देते। क्या? हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। मुझमें दम नहीं है कि अब दूसरे तीसरे इनमें कंघी करूँ, और तुम अकेली देह क्या क्या करोगे? बालों में लट्टा बंध जाएंगे तब और भी तकलीफ होगी। इतने लंबे लंबे बाल फिर कितने दिन में उगेंगे यह भी सोचती हो? उग के करेंगे ही क्या चंदन? अब ये किस काम के रहे? अब तो इनको संवारने में भी लोगों को बुरा लगेगा। कापर करूँ मैं सिंगार? चंदन कुछ नहीं बोला, बालों में कंघी करता रहा। 4-5 बार में ही टूटे हुए बालों से कंघी भर जाती। चंदन जब कंघी साफ करने लगा तो गुंजा फिर बोली, इन्हें टिकना नहीं है चंदन। ऐसी बीमारी में ये बाल बचेंगे नहीं। मेरा मुंह न करो, इन्हें काट डालो। तुम्हारा मुंह मैंने किया ही कब है गुंजा? और अब मुंह करने न करने से होता ही क्या है? जैसे देह के लिए दवा खा रही हो वैसे इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आखिर ये भी तो उसी देह में है। तुम तो मानते ही नहीं हो। मैं तो कहती हूँ कि अब दवा पानी भी बंद कर दो। जिससे कुछ लाभ ही न हो उसे खाना न खाना दोनों बराबर है। जब दुखी भोगना है तो दुनिया भर की परेशानी में अपने को डालने से क्या लाभ? बक बक न करो, चुपचाप पड़ी रहो। जब बोलना चाहिए था उस समय तो मुंह में ताला पड़ा था। जब चुप रहना चाहिए तो दुनिया भर का ज्ञान उपदेश छांट रही हो। कंघी करने में मुट्ठी भर बाल टूटकर निकल गए। धरती पर गिरे हुए बालों को फेंकने के लिए चंदन उठाने लगा तो करवट घूमकर गुंजा बोली, देखा, तुम मेरा कहा तो मानते नहीं हो। चंदन कुछ नहीं बोला। जंगले से बालों को घुमेटकर बाहर फेंक दिया। गुंजा फिर टुकुर टुकुर ताकती रही। 15-20 दिन बाद गुंजा की हालत सुधरने लगी। सावन की बरसात शुरू हो गई थी। 10-12 दिन जाते जाते सोना में जल भर गया। चारों ओर हरियाली छा गई। लोगों ने भदई बो दी थी, किंतु चंदन था कि गुंजा की बीमारी से कुछ कर ही न पाया। पचीसा ने अपने मन से थोड़ा सा खेत बो दिया था। खेत और खंड की देखरेख पचीसा ही करने लगा था। रात को वह अपने घर न रहकर चंदन के द्वार पर ही सोता, क्योंकि चंदन के लिए रात में भी घर में ही रहना जरूरी हो गया था। गुंजा का बुखार धीरे धीरे घटने लगा। बेहोशी के दौरे भी देर से आने लगे। इस बार वैद्य जी ने नाक में डालने की एक ऐसी दवा दी थी जो तुरंत बेहोशी को दूर कर देती।
इसलिए बेहोशी के बाद होने वाली कमजोरी से गुंजा बचने लगी। वैद्य जी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखी तो चंदन को अपार खुशी हुई। सोना का जल धीरे धीरे ऊपर बढ़ चढ़ रहा था। भादों लगते ही गंगा जी ने भी जोर पकड़ा तो सोना और भी उफन गई। दोनों ओर के सरोहों में जल भर गया। बलिहार के चारों ओर बाढ़ आ गई। खेतों की फसल एकदम डूब गई। लोग वाहनों पर इधर उधर आने जाने लगे। इन 20-25 दिनों में गुंजा की स्थिति काफी संभल गई थी, किंतु महीने के समय फिर जरूरत से अधिक खून जाने लगा। चौथे 5वें दिन तो देह में अपार शिथिलता आ गई। बिस्तरे की चादर अक्सर खराब हो जाती। चंदन ने पचीसा को वैद्य जी के पास चौबे छपड़ा दौड़ाया। दोपहर को खाकर गुंजा सो गई थी। सोकर उठने के बाद दवा में मिलाकर देने के लिए चंदन पान का रस गाड़ रहा था। सोई सोई ही गुंजा हिचक हिचक कर रोने लगी। चंदन रस गाड़ना छोड़कर गुंजा को जगाने लगा। गुंजा ने आंखें खोली तो चंदन को अपने ऊपर झुका देख उसकी दोनों बाहें पकड़कर जैसे डरकर बोली, चंदन, अरे बात क्या है, रो क्यों रही हो? और चंदन आंचल से गुंजा की दोनों आंखें पोंछने लगा। गुंजा तेजी के साथ हाँफ रही थी। चंदन ने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या, डर गई क्या? गुंजा की आंखें एकदम सफेद हो गई। डरी हुई धसी आंखों के सफेद कोए अजीब से लग रहे थे। 5-7 मिनट के बाद गुंजा कुछ ठीक हुई तो उसने चंदन की बाह छोड़ दी। चंदन खाट की पाटी पे बैठ गया तो चित लेटी हुई गुंजा चंदन का मुंह निहारने लगी। कुछ बोलोगी नहीं? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि बहिना के ब्याह में कोहबर की रात जब तुम ऊँघ रहे थे, तुम्हारे मुंह पे पानी डाल के आंचल से मैंने तुम्हारा मुंह पोंछा था, याद है चंदन? और आज तुम मेरे आंसू पोंछ रहे हो। लू की गर्म बयार जैसे देह के असंख्य रंगूटे खड़ दे। चंदन वैसे ही बयार की चपेट में आ गया। भूल गए क्या चंदन? नहीं, याद है गुंजा, और यह भी याद है कि उस रात तुमने एक शर्त भी बंधी थी, लेकिन शर्त क्या थी आज तक मेरी समझ में नहीं आया। गुंजा की आंख के कोरों से फिर टप टप आंसू गिरने लगे। चंदन के मुंह पर निगाह गड़ा, जैसे कहीं दूर देखती हुई जोर लगाकर सांस खींचकर बोली, अच्छा ही हुआ चंदन जो नहीं समझे। वह तो ऐसी शर्त थी जिसमें हम दोनों ही हार गए। गुंजा की सांस फिर तेज चलने लगी। कमर के नीचे बिस्तर की चादर खून से तर हो गई। चादर बदलने के लिए चंदन गुंजा को करवट लेटाया तो मूर्छा का आक्रमण हो गया और आंख मूंदकर जैसे किसी शून्य में खो गई। चंदन उसकी नाक में दवा डालकर बेहोशी दूर होने की प्रतीक्षा में चिंतित डरे मन से उसके सिरहाने बैठ गया। गुंजा के चेहरे पे पसीने की बूंदें मोती के दानों की तरह उभरने लगी। चंदन अपने गमछे से धीरे धीरे उन्हें पोंछता जा रहा था। लगभग 20-25 मिनट के बाद गुंजा ने पहले की सी ही डरी हुई आंख खोल दी। चारों ओर देखकर बोली, चंदन क्या है, सामने आओ इस तरफ। चंदन गुंजा की खाट की दाहिनी पाटी पे बैठ गया। गुंजा का चेहरा इस बार पहले से अधिक भयभीत लग रहा था, बेहद डरा हुआ। मैं यही हूँ गुंजा, तुम इतना घबराती क्यों हो? मैंने अभी एक अजीब सा सपना देखा है चंदन, कि आसमान में चारों ओर काले काले घटाटोप बादल घिरे हैं और एक बहुत चौड़ी नदी है जिसके किनारे बहुत ऊंचे हैं। उसी के किनारे किनारे आगे आगे तुम, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। गुंजा की सांस फिर तेज होने लगी। सीना फूलने पिचकने लगा। बहुत सी कोशिश के साथ वह फिर कहने लगी, चंदन मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे को गोद में चिपकाए तुमसे सटी हुई मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ और बलिहार के लोग हम लोगों को खदेड़ते हुए पीछे पीछे चले आ रहे हैं। एकाएक तुम्हारे पाँव के नीचे का कगार फट जाता है और तुम नदी में गिरकर डूब जाते हो। चंदन तुम डूब जाते हो। सांस फिर तेज हो चली। मुंह पसीने से तर होने लगा। चंदन उसके मुंह पे हवा करते हुए बोला, लेकिन तुम हाँफती क्यों हो? सपने से इतना क्यों डरती हो? नहीं नहीं चंदन, मेरे सपने झूठे नहीं होते। ब्याह के पहले भी जो सपना देखा था वह एकदम सच हुआ। अब यह भी सच होगा क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है चंदन? हाँफती हुई बेहद डरे स्वर में गुंजा बोली। फिर गले से हल्की सी आवाज़ निकलते निकलते गले में अटक गई। गुंजा की आंखें मूंद गईं। चेहरा शांत, स्निग्ध और शीतल हो गया। चंदन ने समझा बेहोशी का दौरा आया है। नाक में दवा डाल गुंजा के होश में आने की प्रतीक्षा में वह चुपचाप बैठा रहा। उसी समय वैद्य जी पहुंचे। बेटी की नासिका पकड़ी तो चौंक गए। कनपट्टी के नीचे दबी हुई हथेली पकड़कर बाँह सीधी करने लगे तो चंदन गुंजा का सिर उठा सहारा देने लगा। छोड़ दो चंदन, अब छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? जो होना था सो हो गया चंदन। गुंजा चली गई। बसवारी में पानी भरा था। बाढ़ के दिनों में सांप प्रायः इन बांसों पर ही लिपटे रहते थे, इसलिए बांस काटना खतरनाक काम था। सांझ हो चली थी, इसलिए यह काम और भी कठिन था, किंतु बांस तो काटना ही था।
चंदन चुपचाप दीवार के सहारे पीठ टेककर जड़वत बैठा था। सभी लोग उसे समझा रहे थे। वैद्य जी बार बार उससे उठने को कह रहे थे कि देर हो रही है चंदन, बाढ़ बूढ़े का दिन, अंत्येष्टि क्रिया आज ही हो जानी चाहिए। किंतु चंदन पे इसका कोई असर न हुआ। कफन पहनाना था, देर हो रही थी। पचीसा आया और चंदन की दोनों कांख में पीछे से हाथ लगा, जबरदस्ती उठा आंगन में ले आया। बांस भी वही काट लाया था। अर्थी बन गई थी। गुंजा के शव को स्नान करा के कफन पहना दिया गया था। तो घर में से विमान पे रखने के लिए वैद्य जी ने चंदन का कंधा पकड़ के उठाया। क्या है, उठो, हमारे साथ भीतर आओ। चंदन चुपचाप उठ गया। घर में गुंजा कफन में लिपटी हुई धरती पे पड़ी थी। यह क्या? चंदन ठिठक गया। कुछ नहीं चंदन, कुछ नहीं, धीरज धरो, आओ, उठाने में सहारा दो, मन में ढाढ़स करो। चंदन, लो, गर्दन और कंधों के नीचे हाथ लगाओ। गर्दन की ओर चंदन और पैर की ओर से वैद्य जी ने शव को उठाकर आंगन में रखे हुए विमान पे लिटा दिया। लोग अर्थी उठाने को तैयार खड़े थे। सबसे पहले रामू को कंधा लगाना था। वैद्य जी कुछ बोल न पाए। फिर चंदन ने अर्थी में हाथ लगाया। एक ओर चंदन, दूसरी ओर वैद्य जी, पीछे की ओर गांव के दो दो आदमी और अर्थी मचर मचर करती हुई कंधों पर उठ गई। ले बाबुल के घर आपनो, मैं चली पिया के देश। मरघट तो पानी में डूबा था। जलाने की कोई सुविधा न थी। शव को केवल जल में प्रवाह कर देना था। गंगा जी का जल तो चारों ओर फैला था, किंतु शव को गंगा की मुख्य धारा में ही डालना था। गंगा जी वहां से लगभग 2 मील पड़ती थी। गांव के किनारे 4 डोंगियां आदमी से भरी हुई तैयार थी। 5वीं डोंगी के बीच की जगह चांचर से पाट कर अर्थी रखने लायक बनाई गई थी। अगली फेंक पर चंदन, वैद्य जी और रामू बैठे। पीछे की ओर 3-4 लोग। आगे पीछे अगल बगल 5 डोंगियां बरसात की उस अंधेरी रात में गंगा जी की ओर बढ़ चली। सुनसान भयानक रात। केवल एक नाव पे जलती लालटेन का प्रकाश आगे की राह दिखा रहा था। आकाश के घने काले भूरे बादलों ने विदा की इस बेला को और भी भारी कर दिया था। बलिहार छूटा। गंगापुर की घनी बसवरियों से भी आगे निकल गए। गंगा जी की मुख्य धारा अभी आधा मील थी। बाढ़ का उफनता हुआ जल लोगों के मन में और भी भय भर रहा था। गंगा की बीच धारा में जब डोंगियां पहुंच गईं, तो पुरोहित ने गुंजा के मुंह का कपड़ा हटाते हुए कहा, बेटी का मुख आखिरी बार देख लीजिए वैद्य जी। वैद्य जी कुछ पास सरक आए। लालटेन की रोशनी मुंह पर कर दी गई। वैद्य जी पीछे हटते हुए बोले, चंदन, तुम भी आ जाओ। चंदन ने पास आकर गुंजा के मुख पर का कपड़ा अच्छी तरह हटा दिया। लालटेन अपने हाथ में लेकर बत्ती उकसाकर रोशनी तेज कर दी। घुंघराले बाल, उभरे ललाट के नीचे मुंदी हुई आंखें, जैसे गाढ़ी निद्रा में लीन। वैद्य जी, मुंह तोप दूं? चंदन ने पूछा। वैद्य जी फपक फपक कर रो पड़े। चंदन ने मुंह ढक दिया। आगे पीछे दोनों बांसों में मिट्टी के 4 घड़े मजबूती से बांध दिए गए। 2 डोंगियां कठिनाई से सटाकर पानी में अर्थी उतारी जाने लगी। एक ओर के बांस चंदन पकड़े था, दूसरी ओर के 2 आदमी। चंदन, साथ के छोड़ना एक साथ, वैद्य जी बोले। पहले घड़ों में जल भर दिया गया। फिर लोग एक दूसरे से छोड़ने के लिए कहने लगे, किंतु चंदन था जो बांस पकड़े रहा। चंदन, छोड़ो छोड़ो। चंदन, खतरा करोगे क्या? बड़ी गंगा जी की धारा है, नाव पलट जाएगी। वैद्य जी ने चंदन का हाथ झकझोरकर छुड़ा दिया। गहरे अतल जल में गुंजा समा गई। हल्की सी एक भंवर आई, लेकिन साधकर हिसाब से नावें बलिहार को मोड़ दी गई। गांव की ओर पीठ करके बैठा हुआ चंदन भंवरों से भरी हुई उस मटमैली धारा को थोड़ी देर चुपचाप देखता रहा। फिर अपने मुड़े हुए दोनों घुटनों के बीच सिर टेक उसने आंख मूंद ली।